welcome to this particular session. And in the last session, we were talking about what we call insurance claims. In fact, we started off in the last session with insurance claims. We took one example to explain the concept of what exactly the insurance claim and what exactly we mean by what we call loss of stock policy and what we are supposed to do and what exactly is the theme of this particular chapter. So we are going to now continue with that, and whatever discussion which we have had in the last session, we are of course going to supplement it with what we call some practical questions now. तो बेटा ये दूसरा सेशन है इंश्योरेंस क्लेम का। तो जैसा कि मैंने कहा कि लास्ट सेशन में हमने जो भी विस्तृत चर्चा इसकी करी थी उसको हम थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, सप्लीमेंट करेंगे कुछ क्वेश्चंस को लेकर के, ताकि जो हमारा डिस्कशन था लास्ट सेशन का उस पर हमारा ग्रिप जो है और ज़्यादा मुस्तकम और स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो इसके लिए जो मैंने आपको मटेरियल भेजे हुए हैं, फटाफट आप मटेरियल निकालें, क्वेश्चन नंबर 1.5 को देखें और 1.5 से हम इस सेशन की चर्चा करते हैं और शुरुआत भी करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1.5 को देखें और 1.5 के बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पर भी एक्सप्लेन करूँगा। तो बेटे 1.5 से मैंने कहा स्टार्टिंग करी हमने, क्वेश्चन नंबर 1.5। ये दूसरा सेशन है इंश्योरेंस क्लेम का, करेक्ट। लास्ट सेशन में मैंने एक एग्जांपल लिया था और ये बताने की कोशिश करी थी कि इंश्योरेंस क्लेम में हमें क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं। अब इस क्वेश्चन में वो क्या कहता है पहले ध्यान से देखें और फिर हम चर्चा करेंगे। कहता है गुड्स ऑफ शेरोन वेर पार्टली डिस्ट्रॉयड बाय फायर ऑन 30th of June 2013। ही क्लोजेस हिज अकाउंट्स ऑन 31st of March ईच ईयर। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ध्यान दें कि फायर की घटना कब घटी। फायर की घटना कहता है कि 30 जून 2013 को फायर की घटना घटी। अकाउंटिंग ईयर हमारा स्टार्ट हो रहा है 1/4/2013 से। अकाउंटिंग ईयर हमारा ख़त्म हो रहा है 31/3/2014 को, करेक्ट। उसने लिखा सबसे पहले तो नीचे जो इन्फॉर्मेशन उसने दी है, कहता है स्टॉक 31/3/2013 को, इसका मतलब लास्ट ईयर का स्टॉक। तो लास्ट ईयर का स्टॉक हमें दिया हुआ है, लास्ट ईयर का स्टॉक 31/3/2013 को जो हमें गिवन है वो है 3,40,170 रुपये, 3,40,170 रुपये, करेक्ट। फिर तुम्हें नॉर्मल इंफॉर्मेशंस दी हैं करंट ईयर की बिगनिंग से लेकर के इस तारीख तक के दरमियान। उसने तुम्हें बताया है कि परचेजेस कितनी हैं, वेजेस कितनी हैं, सेल्स कितनी हैं, सब इंफॉर्मेशन मौजूद है। मेन चीज़ हमें दिया हुआ है कि एवरेज परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू कॉस्ट इज 16.2/3%। जरा इस पॉइंट को मैं पहले क्लियर कर दूं। एवरेज परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू कॉस्ट इज 16.2/3%। मैंने बताया था कि करंट ईयर में ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा डेट ऑफ फायर तक, इसके लिए हमें पिछले सालों के ग्रॉस प्रॉफिट के रेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो तुम्हें पिछले सालों का यानी कि एवरेज परसेंटेज तुम्हें दी हुई है ग्रॉस प्रॉफिट की, और कहता है जो एवरेज परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट है डेट इज 16.2/3%। जरा यहाँ पर पहले ध्यान दें, फिर हम इसके आगे की चर्चा करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट रेट जो तुम्हें गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट रेट, वो कहता है 16.2/3% ऑन कॉस्ट है, 16.2/3% ऑन कॉस्ट। पहले तो बेटे ध्यान से इस रेट को देखना चाहिए। रेट किस पर है, कॉस्ट पर है, सेलिंग प्राइस पर है। पहले हमें इस रेट को हमेशा ध्यान से देखना है, करेक्ट। रेट कॉस्ट पर है, तो मैंने क्या करा, एक इक्वेशन लिखी, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, इज इक्वल टू सेल्स। पहले तो मैंने ये इक्वेशन लिख ली, करेक्ट। इक्वेशन लिखने के बाद फिर मैंने देखा रेट किस पर है, कॉस्ट पर है। तो जिस पर रेट दिया रहता है उसको 100 मानते हैं। मैंने कॉस्ट को 100 माना, तो प्रॉफिट हो जाएगा 16.2/3
और सेल्स हो जाएंगी 116 2/3, सेल्स हो जाएंगी इतनी। इज इट क्लियर टू यू? प्रॉफिट तो हो गया आपका इतना और सेल्स हो जाएंगी आपकी इतनी। अब आप क्या करेंगे, प्रॉफिट को डिनोमिनेटर में रखेंगे, 16 2/3 डिवाइडेड बाय 116 2/3। अब आप इसको पहले सॉल्व कर लें। ऊपर वाली संख्या को सॉल्व कैसे करा जाएगा, 16 इंटू 3 48 प्लस 2 50, करेक्ट। ये मैंने कैसे सॉल्व करा, 16, देखो मैं ऊपर वाली संख्या कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, 16 इंटू 3 प्लस 2। इसी तरह नीचे वाली संख्या को सॉल्व करेंगे, 116 इंटू 3 कितना होता है, जरा कैलकुलेटर में ले लेता हूँ। That is equal to 116 into 3 348। पहले तो खैर मैं लिख देता हूँ 116 into 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। अच्छा मैंने डिवाइडेड बाई 2 यहाँ लिखा नहीं है, जरा मैं इसको भी लिख दूँ एक मिनट। 16 into 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। समझ में आया? 16 को पहले 3 से मल्टीप्लाइड करेंगे, फिर 2 से प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे। यही हमने करा है। इज इट क्लियर टू यू? अब इसको सॉल्व करा मैंने, तो डेट इज इक्वल टू कितना आ गया, 16 इंटू 3 48 प्लस 2 50 50/3। इस चीज को सॉल्व करके 50/3 आ गया। अब ये लाइन के नीचे वाली पोजीशन को जरा सॉल्व कर देता हूं मैं। ये तो आ गया 50/3 और ये कितना आ गया, 116 इंटू 3 प्लस 2 350/3। दिस इज इक्वल टू 350/3। अब आप इसको ऐसे लिख लें, 50/3 इंटू 3/3 50, 3 कैंसिल, डेट इज इक्वल टू 50/3 50, डेट इज इक्वल टू 1/7। इसका मतलब रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स पर 1/7 का है। तो पहला काम तो आपने जो रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया है उसको रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स में कन्वर्ट करना है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इज इट क्लियर टू यू? ध्यान से देखे रेट किस पर है, उसको 100 माने, 16 जो भी परसेंटेज दी है। सपोज मैं तुम्हें कहता रेट ऑफ प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट है, तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। रेट कॉस्ट पे है तो कॉस्ट को 100 मानेंगे, प्रॉफिट 25, सेल्स 125, तो रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स इतना आ जाएगा 1/5। वही चीज़ मैंने यहाँ पर करी है। यहाँ पर थोड़ा सा टर्म बेटे कॉम्प्लेक्स है, इसलिए हमें थोड़ा सा इस तरीके से करना पड़ गया। इज इट क्लियर टू यू? आइए आगे क्या कहते हैं। कहता है स्टॉक टू द वैल्यू ऑफ 1 लाख वॉज सेल वेस्ट। अब उसने ये भी बताया कि इस दिन डेट ऑफ फायर हुई है, ये तो डेट ऑफ फायर है। अब फायर हुई तो उससे स्टॉक तो डैमेज हो गया, लेकिन स्टॉक सेल्वेज भी रह गया, कुछ स्टॉक बच गया। स्टॉक सेल्वेस्ट, कितना स्टॉक बच गया? उसने बताया जो स्टॉक बच गया है वो 1 लाख रुपए का स्टॉक बच गया है। तो 1 लाख रुपए आप यहां पर लिखेंगे। तो 1 लाख रुपए का स्टॉक बच गया। उसने बताया कि पॉलिसी हमने 80,000 की ली हुई है, पॉलिसी का अमाउंट 80,000 है, पॉलिसी अमाउंट 80,000, पॉलिसी का अमाउंट 80,000 है, करेक्ट। क्लेम वॉज सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज। अगर नहीं भी लिखा होता तो मैं मानता कि क्लेम इज सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज, जब तक कि क्लियरली ये ना लिखा हो। लास्ट सेशन में मैंने इसकी चर्चा करी थी। अब उसने कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है। कहता है जो परचेजेस हैं, इट इंक्लूड्स परचेज ऑफ प्लांट फॉर 80,000। इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। अब बेटे ध्यान से देखें, मेरी जो परचेजेस हैं इस क्वेश्चन में कितने की हैं,
करंट ईयर की बिगनिंग से लेकर के डेट ऑफ फायर तक के परचेजेस क्वेश्चन में 8 लाख रुपए की गिवन है। तो मैं क्या करूंगा, जब यहां पर परचेजेस लिखूंगा, परचेजेस, पहले तो परचेजेस का मतलब क्या होता है सर? परचेजेस का मतलब परचेज ऑफ गुड्स होता है। बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब परचेज ऑफ गुड्स होता है। तो परचेजेस 8 लाख की है। नीचे उसने कहा है कि परचेजेस के अंदर आपने प्लांट की परचेजेस भी इंक्लूड करी है। बेटे प्लांट तो एसेट है, प्लांट गुड्स थोड़ी है। तो इसलिए परचेजेस में से मैं माइनस कर दूंगा परचेज ऑफ प्लांट। परचेज ऑफ प्लांट आप इसमें से माइनस करेंगे। परचेज ऑफ प्लांट आपका 80,000 का है। तो कभी कभी ना हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है, इन द लाइट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो 7,20,000 की हमारी परचेजेस हो गई करंट ईयर की बिगनिंग से लेकर के डेट ऑफ फायर तक। हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं 1/4/2013 से लेकर के डेट ऑफ फायर 30 जून 2013 तक, जैसा कि लास्ट सेशन में मैंने बताया था। उसके बाद उसने एक चीज और लिखी है, परचेजेस के बाद तुम टेबल में देख रहे हो, तुम्हें वेजेस भी गिवन है। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वेजेस का अमाउंट बेटे आपको 3,05,000 का गिवन है। अब ये 3,05,000 की जो वेजेस हैं, उसने क्या लिखा? उसने लिखा इस प्लांट को जब हमने खरीदा था, तो खरीदने के बाद जब हमने प्लांट को इंस्टॉल करा, तो इंस्टॉल करने के लिए हमें कुछ वेजेस पे करनी पड़ गई 5,000 रुपये की। किसी प्लांट की इंस्टॉलेशन के लिए जब हम वेजेस पे करते हैं तो हमारी एंट्री होनी चाहिए प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी कि वेजेस का जो खर्चा है उसको हम एसेट की कॉस्ट का हिस्सा मानेंगे, यानी कि उससे एसेट की कॉस्ट बढ़ जाएगी, जिसको हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में कहते हैं कि इस खर्चे को हम कैपिटलाइज कर रहे हैं। किसी प्लांट की इंस्टॉलेशन के संबंध में कोई वेजेस पे करी जाती हैं तो प्लांट अकाउंट को डेबिट होना चाहिए, वेजेस को डेबिट नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने गलती से क्या कर दिया, वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दिया। इसका मतलब प्लांट को इंस्टॉल करने में जो हमने वेजेस पे करी, तो 5,000 की वेजेस हमने इस वेजेस के खर्चे के अंदर इंक्लूड कर ली, जो कि हमें नहीं करना चाहिए था। तो इसलिए हम इसको हटा देंगे। वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन, वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट, वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट 3 लाख, करेक्ट। उसके बाद उसने हमें सेल्स का अमाउंट दिया है। करंट ईयर की बिगनिंग से लेकर के डेट ऑफ फायर तक की हमारी सेल्स 15 लाख की है। तो सेल्स की फिगर मैंने 15 लाख रुपए बेटे यहाँ पर लिख दी। सेल्स 15 लाख। अब मुझे चाहिए ओपनिंग स्टॉक। लास्ट ईयर के एंड का जो स्टॉक है वो है 3,40,170 रुपये। लेकिन उसने स्टॉक के बारे में एक चीज़ लिखी है, ध्यान से सुने। पॉइंट नंबर 3 में कहता है स्टॉक इन द बिगनिंग वॉज कैलकुलेटेड एट 15% लेस देन द कॉस्ट। वो कहता है जो बिगनिंग का स्टॉक है, जो बिगनिंग का स्टॉक है उसकी जो भी कॉस्ट है, मान लेते हैं कॉस्ट 100 रुपये की है, रिकॉर्डेड प्राइस, रिकॉर्डेड प्राइस अगर 100 रुपये का स्टॉक है तो हमारी फर्म क्या करती है, 100 रुपये के स्टॉक को 15% लेस करके लिखती है। यानी कि 100 का 15% में माइनस कर दूं तो इसका मतलब हमने इसको 85 पर लिखा है। क्योंकि स्टॉक के प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं, तो ये फर्म्स की पॉलिसी हो सकती है कि भाई हम जितने प्राइस पर खरीदेंगे उससे कम पर लिखेंगे। लेकिन जब इंश्योरेंस क्लेम मांगा जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि आप अपने स्टॉक को सिर्फ कॉस्ट पर यहाँ पर दिखाएंगे।
बात समझ में आई? यहाँ हम कोई अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो ये जो अकाउंटिंग, यहाँ हम कोई फाइनल अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं, ये जो अकाउंटिंग हो रही है केवल और केवल इंश्योरेंस क्लेम के लिए हो रही है। बात समझ में आनी चाहिए। तो इसलिए हमें यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक को कॉस्ट पे लाना पड़ेगा। अब कॉस्ट पे कैसे लाएंगे? अगर रिकॉर्डेड प्राइस 85 है तो कॉस्ट 100 है, और अगर रिकॉर्डेड प्राइस 3,40,170 है, अगर रिकॉर्डेड प्राइस 3,40,170 है तो बेटे कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? 3,40,170 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 85, ये आपकी कॉस्ट होनी चाहिए। Isn't it or not? आइए इसको पहले जरा देखते हैं कितना आ रहा है। 3,40,170 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 85, that is equal to 4,02,000। तो इसका मतलब जो स्टॉक है 3,40,170 का, उसकी कॉस्ट प्राइस जो है वो 4,02,000 रुपये की है। तो मैं 4,02,000 रुपये यहाँ पर लिखूंगा। बात समझ में आ गई? अब मुझे पता करना है डेट ऑफ फायर के दिन क्लोजिंग स्टॉक कितना था। अब क्लोजिंग स्टॉक कितना था तो मुझे पहले ग्रॉस प्रॉफिट मालूम होना चाहिए, तभी तो मैं इसको बैलेंसिंग फिगर के रूप में निकाल सकता हूँ। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा इसके लिए हम क्या करेंगे, मुझे अब बताने की जरूरत नहीं है। तो ग्रॉस प्रॉफिट विल बी इक्वल टू 15 लाख की आपकी सेल्स है, 15 लाख की सेल्स हैं, आपका रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 1/7 है। 1/7 का मतलब अगर 7 रुपए की सेल्स हैं तो 1 रुपए का प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट है। 15 लाख की सेल्स है तो कितने का प्रॉफिट होगा? दैट इज इक्वल टू 15 लैक्स डिवाइडेड बाई 7। तो ग्रॉस प्रॉफिट बेटे आपका आ रहा है 2,14,286 रुपये, 286। दिस इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। अब आप बैलेंसिंग फिगर अपने निकाल लें। तो बैलेंसिंग फिगर आपकी क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगी। इज इट क्लियर टू यू? तो बैलेंसिंग फिगर आपकी क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगी, डेट इज 4,02,000 प्लस 7,20,000 प्लस 3 lakhs प्लस 2,14,286 माइनस 15 lakhs। तो बैलेंसिंग फिगर आपकी आ गई 1,34,486, 1,34,486 इज योर क्लोजिंग स्टॉक। तो जिस दिन डेट ऑफ फायर हुई हम कह सकते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक इतने का था। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? अब तुम्हें क्लोजिंग स्टॉक का पता लग गया। ये 1/7 की फिगर आपने यहां से निकाली है, करेक्ट? अब आपको क्लोजिंग स्टॉक का पता लग गया तो मैंने बताया था फिर हम लॉस ऑफ स्टॉक कंप्यूट करते हैं। स्टेप नंबर बी, लॉस ऑफ स्टॉक कंप्यूट करने के लिए हम देखते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक एज पर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कितना है। क्लोजिंग स्टॉक एज पर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट हमने देखा 134,486 है, 134,486। इस तरीके से आपने क्लोजिंग स्टॉक निकाल लिया। इज इट क्लियर टू यू? अब आप ये देखें कि क्या कुछ स्टॉक बचा है या नहीं बचा। स्टॉक सेल वेस्ट, स्टॉक सेल वेस्ट आपने देखा कि 1 लाख रुपए का स्टॉक आपका बच गया। तो बेटे लॉस कितने का हो गया? सर लॉस 34,486 का हो गया। दिस इज योर लॉस ऑफ स्टॉक। अब आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगेंगे। क्लेम मांगने का तरीका मैंने आपको बताया था। क्या करते हैं बेटे जब क्लेम मांगते हैं तो क्या करते हैं? हाँ जी, मैंने बताया था क्लेम मांगने के लिए हम क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक का मतलब है क्लोजिंग स्टॉक एज पर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, को पॉलिसी के अमाउंट से कंपेयर करते हैं।
क्लोजिंग स्टॉक हमारा 1,34,486 रुपये है, उसको हम पॉलिसी के अमाउंट 80,000 से कंपेयर करेंगे। अब हम देखेंगे कि हमारा लॉस कितने का है। अगर इतने का लॉस हो जाता तो इंश्योरेंस कंपनी इतना कंपनसेशन हमें देती, लेकिन मेरा लॉस कितने का हो गया, 34,486। अगर इतने का लॉस है तो इतना पॉलिसी का अमाउंट है, अगर इतने का लॉस है तो पॉलिसी का अमाउंट कितना होना चाहिए। तो पॉलिसी का अमाउंट जो होना चाहिए 34,486 इंटू 80,000 डिवाइडेड बाय 1,34,486, तो इतना पॉलिसी का अमाउंट आपको मिलना चाहिए। डैट विल बी इक्वल टू 34,486 इंटू 80,000 डिवाइडेड बाई 134,486, डेट इज 20,514, 20,114। समझ में आया? इतना पॉलिसी का अमाउंट हमें मिलेगा। जल्दी से इसको नोट करें, फिर मैं 1.6 करा। नोट इट डाउन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1.6 को देखें और समझने की कोशिश करें। इस क्वेश्चन में हमने एक थोड़ा सा चीज़ें क्या क्या सीखी, पहले मैं रीकैप कर दूं। एक तो बेटा हमने ये देखा कि कभी कभी हमें अपने ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट करना पड़ सकता है। कब? जब इस तरह की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में लिखी हो, जैसा कि मैंने बताया था कि स्टॉक, इट इज़ द पॉलिसी ऑफ द कंपनी टू वैल्यू द स्टॉक एट 15% लेस देन द कॉस्ट। और कभी कभी हमें कुछ फिगर्स को एडजस्ट करना पड़ सकता है इन द लाइट ऑफ द इंफॉर्मेशन विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, करेक्ट। परचेजेस, वेजेस जैसे उसके बारे में इंफॉर्मेशन थी तो हमने इसको एडजस्ट करा। आइए 1.6 को देखें। 1.6 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 1.6 में उसने लिखा ऑन 10th अगस्त 2014। लो जी, 10th अगस्त की डेट है। टेंथ अगस्त 2014। करंट ईयर इसका मतलब स्टार्ट हुआ होगा 1/4/2014 से और ख़त्म होगा 31/3/2015 को। उसने कहा इस तारीख को डेट ऑफ फायर है। फिर आगे क्या दिया है? आगे कहता है द गोडाउन ऑफ द फर्म कॉट द फायर, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द लॉस ऑफ स्टॉक सफर्ड बाय द फर्म। बेटे जरा ध्यान से नोट करना, इसमें क्या लिखा है? स्टॉक ऑन 1/4/2013 6,79,500। स्टॉक ऑन 1/4/2013। बेटे अगर मेरा करंट ईयर 1/4/2014 से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब मेरा लास्ट अकाउंटिंग ईयर 1/4/2013 से स्टार्ट हुआ होगा और 31/3/2014 को ख़त्म हुआ होगा। तुम्हें उसने लास्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। लास्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक 6,79,500 का तुम्हें गिवन है। फिर उसने बताया परचेजेस ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, तुम्हें पिछले साल की कंप्लीट परचेजेस गिवन है। देखो उसने लिखा है ना, परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31/3/2014। उसने तुम्हें लिखा हुआ है कि लास्ट ईयर की जो परचेजेस हैं वो 28,60,000
500 रुपए की, ये लास्ट ईयर की परचेजेस हैं। उसके बाद उसने तुम्हें लास्ट ईयर की सेल्स भी दी है, लास्ट ईयर की सेल्स 34 लैक्स की है। लो जी, इस क्वेश्चन में उसने तुम्हें लास्ट ईयर की सारी इंफॉर्मेशन दी है और लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक भी दे दिया 5,10,000। इसका मतलब इस क्वेश्चन में लास्ट ईयर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। ये इसमें एक तो नई चीज ये है कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ द लास्ट और प्रीवियस ईयर इज गिवन टू यू, करेक्ट। फिर कहता है परचेजेस करंट ईयर की बिगनिंग से लेकर के डेट ऑफ फायर तक की जो परचेजेस हैं वो हैं आपकी 16,36,400 और सेल्स जो हैं वो 20 लाख की है। फिर उसने तुम्हें ये भी दिया है कि स्टॉक जो सैल्वेज हुआ वो 1,37,000 पर हुआ। इस क्वेश्चन में तुम्हें पॉलिसी अमाउंट गिवन नहीं है, इस क्वेश्चन में पॉलिसी अमाउंट गिवन नहीं है, तो तुम क्लेम का अमाउंट कंप्यूट नहीं करोगे, तुम सिर्फ लॉस ऑफ स्टॉक तक कंप्यूट करोगे। बात समझ में आ गई। अब इसने इस क्वेश्चन में ये लिखा है कि इट वॉज द प्रैक्टिस ऑफ द फर्म टू वैल्यू द स्टॉक एट कॉस्ट लेस 15%। इसका मतलब फर्म ने जो अपने स्टॉक्स लिखे हुए हैं ना, ये जो ओपनिंग स्टॉक है, करेक्ट, ये जो ओपनिंग स्टॉक है और ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, फर्म ने इनको 15% लेस पर लिखा हुआ है। ये वही चीज आ गई जो हमने पिछले क्वेश्चन में करी थी, तो हम इनको कॉस्ट प्राइस पर लेकर के आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। अब इस क्वेश्चन में एक नया पॉइंट आ गया, कहता है 1/4/2014 को प्राइसेस वर रेज्ड बाय द फर्म बाय 10%। ये इसमें एक नई चीज आ गई। वो कहता है इस डेट को करंट ईयर की बिगनिंग में, कहता है करंट ईयर की बिगनिंग में उसने कहा कि प्राइसेस वर रेज्ड। प्राइसेस का मतलब सेलिंग प्राइसेस, प्राइसेस वर रेज्ड, prices were raised by 10%. Prices were raised by 10%. ये इसमें एक नई चीज है। समझ में आया कि नहीं। एक तो लास्ट ईयर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन गिवन है और उसने ये भी दिया है कि करंट ईयर की बिगनिंग में हमने अपने प्राइसेस, बेटे अकाउंट्स में, इकोनॉमिक्स में, कॉस्टिंग में जब भी वर्ड प्राइसेस लिखा होगा अनलेस एंड अनटिल अदरवाइज स्टेटेड, इसका मतलब हमेशा सेलिंग प्राइस से होगा। यहां तक ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। बिकॉज इस क्वेश्चन में तुम्हें पिछले साल की इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन गिवन है, तो अब की बार तुम्हारा पहला स्टेप क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप तुम्हारा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट नहीं होगा, पहले तो ये बात देखनी है, करेक्ट। अब थोड़ा सा मेरे पास जगह कम होती है तो मैंने क्या करा, जो पहला स्टेप है उसको मैंने यहां पर लिखा, स्टेप ए, करेक्ट। दिस इज स्टेप ए, ये पहला स्टेप है, स्टेप ए। स्टेप ए में मैंने क्या लिखा, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ लास्ट ईयर। मैंने मेमोरेंडम नहीं लिखा है क्योंकि मैं पूरे साल का अकाउंट बना रहा हूं, ट्रेडिंग अकाउंट। तो कभी भी क्वेश्चन में अगर पिछले साल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन गिवन होगी तो आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। अब ट्रेडिंग अकाउंट आपने बनाया 1/4/2013 से लेकर के 31/3/2014 लास्ट ईयर का। लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से तुम्हें क्या मिलेगा वो मैं अभी बताता हूं। ये लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बेटे पहले तो तुमने बना लिया, सारी इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है। लास्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक जो है, ओपनिंग स्टॉक, अब बेटे लास्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक 6,79,500 का है और तुम्हें मालूम है कि ये अपनी कॉस्ट से 15% लेस पे लिखा है, तो इसको प्रॉपर प्राइस पे लाना पड़ेगा। वो प्रॉपर प्राइस पे लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 6,17,500 इंटू 100/85 करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। ये मैंने कैसे करा,
अगर 100 रुपए की चीज है तो मैं उसको 15% लेस पर लिखता हूं, दिस इज रिकॉर्डेड प्राइस, दिस इज कॉस्ट प्राइस। अगर 100 रुपए की चीज है मैं 85 पे लिखता हूं, रिकॉर्डेड प्राइस 85 है तो उसका मतलब कॉस्ट 100 है, और रिकॉर्डेड प्राइस अगर 6,79,500 है तो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी होगी, इतनी होगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इस लॉजिक से हमने इसको कंप्यूट करा है। आइए अब जरा इसका अमाउंट निकाल लें। अमाउंट विल बी इक्वल टू 6,79,500 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 85, दैट इज इक्वल टू 7,99,412 अप्रोक्सीमेटली। फिर लास्ट ईयर की परचेजेस भी हमारे पास है। लास्ट ईयर की परचेजेस, लास्ट ईयर की परचेजेस जो हैं उसका अमाउंट है 28,60,500, 28,60,500। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद जो सेल्स है, उसके बाद जो सेल्स का अमाउंट है वो है 34 लाख। लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक भी हमारे पास गिवन है। मैंने कहा ना लास्ट ईयर की तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है। लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक 5,10,000 है और ये अपनी कॉस्ट से 15% कम पर लिखा है, तो इसको भी बेटे आप पहले तो प्रॉपर प्राइस पे ले आओ। प्रॉपर प्राइस पे आप लेके आ गए, करेक्ट। अब आप पहले ग्रॉस प्रॉफिट कंप्यूट कर लो। लास्ट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट अब आप निकाल सकते हो क्योंकि लास्ट ईयर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके पास है। तो लास्ट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट आपने निकाला 34 लैक्स प्लस 6 लैक्स माइनस 7,99,412 माइनस 28,60,500। तो लास्ट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट 34,0088। लास्ट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट तुम्हारे पास आ गया। अब बेटे लास्ट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट तुम्हारे पास आ गया तो इससे क्या हो गया, ध्यान से सुने। अब ये स्टेप नंबर ए है। ए के अंदर ही, ये ए के अंदर ही 1, चलो मैं इसको स्टेप बी कर देता हूं, इससे कंफ्यूजन नहीं होगी। स्टेप बी, अब मैंने स्टेप बी कर दिया। जब तुम्हारे पास लास्ट ईयर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी तो लास्ट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट भी होगा। लास्ट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो तुम लास्ट ईयर के ग्रॉस प्रॉफिट रेट का इस्तेमाल कर सकते हो करंट ईयर में। इसका मतलब है क्वेश्चन में जब लास्ट ईयर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट रेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेट ऑफ लास्ट ईयर, यानी कि आपने ग्रॉस प्रॉफिट रेट कंप्यूट कर लिया ऑफ लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का मतलब है 13-14। तो लास्ट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट रेट आपका क्या हो गया? लास्ट ईयर आपका ग्रॉस प्रॉफिट 3,40,088 है। ये ग्रॉस प्रॉफिट है। इसको आप सेल से डिवाइड कर दो। अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट को सेल से डिवाइड कर रहा हूं, अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट को सेल से डिवाइड कर रहा हूं तो ये जो रेट निकल रहा है ये ऑन सेल्स निकलेगा, करेक्ट। तो ये रेट तुम्हारा ऑन सेल्स निकल गया। ये रेट आपका आ रहा है 10.0025 समथिंग। अब ध्यान ये रखना है, हमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक अप्रोप्रिएट करना है, करेक्ट। तो इसी रेट को मैं बोल सकता हूं डेट इज 10% अप्रोक्सीमेटली। तो इसका मतलब लास्ट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट रेट मेरे पास आ गया ऑन सेल्स 10%। अब यहां पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वैसे तो मैं इसी रेट को करंट ईयर में यूज कर सकता हूं। करंट ईयर का मतलब
जब मैं करंट ईयर में मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा टिल अप टू डेट ऑफ फायर तक मैं इस रेट का इस्तेमाल करता, लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे लास्ट ईयर के ग्रॉस प्रॉफिट रेट को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्यों चेंज करना पड़ेगा? क्योंकि इस क्वेश्चन में एक लाइन गिवन है कि करंट ईयर में तुमने अपने सेल प्राइसेस बढ़ा दिए, अपनी सेल्स के प्राइसेस बढ़ा दिए। इसका क्या मतलब हो गया? जैसे बेटे लास्ट ईयर तुम मान लो 1 यूनिट, 1 यूनिट बेच रहे हो और उसकी सेलिंग प्राइस 100 की है, तो आपकी टोटल सेल्स लास्ट ईयर की 100 की। मान लेते हैं लास्ट ईयर आपकी जो कॉस्ट है वो 90 की है। अब लास्ट ईयर आपकी कॉस्ट 90 की है, करेक्ट? तो इसका मतलब लास्ट ईयर आपका प्रॉफिट 10 रुपए का है। अब करंट ईयर में ध्यान से सुने, नंबर ऑफ यूनिट आप 1 बेच रहे हो, लेकिन सेलिंग प्राइस आपकी 110 हो गई क्योंकि आपकी सेलिंग प्राइस 10% से बढ़ गई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इससे क्या हो गया, आपकी सेल 110 रुपए की हो जाएगी और कॉस्ट में तो कोई चेंज नहीं है ना, कॉस्ट में थोड़ी कोई चेंज है, सिर्फ सेलिंग प्राइस में चेंज है। आप मेरा पॉइंट क्या समझने की कोशिश करें। अगर आप करंट ईयर में 1 यूनिट को बेच के 20 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं तो आपकी परफॉर्मेंस इस परफॉर्मेंस के बराबर मानी जाएगी। भले ही आपका लास्ट ईयर का प्रॉफिट 10 है, करंट ईयर का प्रॉफिट 20 है, लेकिन ये आप देख रहे हो आप बेच तो एक ही यूनिट रहे हो ना, नंबर ऑफ यूनिट थोड़ी ज्यादा बेच रहे हो। तो आपकी जो परफॉर्मेंस है, इसका मतलब लास्ट ईयर अगर आप 10% प्रॉफिट अर्न कर रहे थे तो करंट ईयर में आप 10% कैसे प्रॉफिट अर्न कर रहे थे? डेट इज 10 प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। अब करंट ईयर में आपको इतना प्रॉफिट अर्न करना पड़ेगा, तब ये परफॉर्मेंस और ये परफॉर्मेंस बराबरी की मानी जाएंगी। मैं कहना क्या चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। जब भी क्वेश्चन में लिखा हो कि करंट ईयर में प्राइसेस में कुछ तब्दीलियां करी गई हैं, कुछ चेंजेस करे गए हैं, तो आपको अपने लास्ट ईयर के ग्रॉस प्रॉफिट रेट को पहले रिवाइज करना पड़ेगा। तो इसलिए स्टेप नंबर बी में मैंने क्या लिखा, स्टेप बी बल्कि स्टेप सी, कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट रेट। अब आपने रिवाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट रेट कंप्यूट करा। रिवाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट रेट कैसे कंप्यूट करते हैं? पहले तो ये कंप्यूट क्यों करा? क्योंकि एज सेलिंग प्राइसेस हैव गॉन अप, क्योंकि सेलिंग प्राइसेस राइज हो गए, इसलिए आपको अपने ग्रॉस प्रॉफिट रेट को चेंज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट रेट जो है आपका लास्ट ईयर का 10% है, ऑन सेल्स है। 10% ऑन सेल्स का मतलब कॉस्ट प्रॉफिट सेल्स। बिकॉज लास्ट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट रेट ऑन सेल्स पर है तो मैं सेल्स को 100 मानूंगा। बेटे याद रखें, जिस पर रेट गिवन होता है उसको 100 मानते हैं। तो प्रॉफिट हो जाएगा आपका 10 रुपए का, हाँ या ना? बिल्कुल होगा। और कॉस्ट आपकी कितनी हो जाएगी? 90 रुपीज़ की होगी या नहीं होगी? बिल्कुल हो जाएगी। ये 100 रुपये है, ये 10 रुपये, तो ये 90। अब सेलिंग प्राइस 10% से बढ़ गए। सेलिंग प्राइस राइज 10%, सेलिंग प्राइस में 10% का इंक्रीमेंट हो गया। तो इसका मतलब अब सेलिंग प्राइस क्या हो गई? 10 रुपए से बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब रिवाइज्ड पोजीशन आपकी क्या हो जाएगी? रिवाइज्ड पोजीशन। अब बेटे जो रिवाइज्ड पोजीशन होगी, ध्यान से देखें, पहले आप सेल्स को लिखेंगे। सेल का अमाउंट आपका है 110 का,
फिर आप अपनी कॉस्ट को लिखेंगे, कॉस्ट में आपके कोई चेंज नहीं है, इन दोनों का डिफरेंस अब आपका प्रॉफिट हो जाएगा। इसका मतलब रिवाइज्ड पोजीशन क्या हो गई कि आपकी सेल्स 110 की हो गई और प्रॉफिट 20 का हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, देयरफॉर, यहीं लिख देता हूं, देयरफॉर रिवाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट रेट, रिवाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट रेट। अब रिवाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट रेट बेटे आपका क्या हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू 20/110 into 100। देखिए जरा कितना आता है, डेट इज 20 डिवाइडेड बाई 110 into 100, 18.18। इसका मतलब आपका रिवाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट रेट 18.18 हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? दूसरी चीज, एक चीज मुझे कहनी थी, कई बार बच्चों को हम भूल जाते हैं बार बार कहना, बेटे ऑनलाइन क्लासेस में कभी कभी ऐसा होता है क्लास एब्रप्टली एंड हो जाती है। अचानक पे अगर कभी एंड हो जाए तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, आप इमीडिएटली नेक्स्ट लेक्चर में शिफ्ट हो जाएं और वहीं से आपको कंटिन्यूएशन मिलेगी। इज इट क्लियर टू यू? अब पहले तो इस क्वेश्चन में नंबर 1 हमें लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाना पड़ा? गुड, क्योंकि लास्ट ईयर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन गिवन थी। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को हमने कुछ एडजस्टमेंट करी, क्यों करी? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था कि ये कंपनी की पॉलिसी है कि वो अपने स्टॉक को 15% लेस पे लिखती है। फिर हमने रिवाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट रेट क्यों कंप्यूट करा? सर क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेलिंग प्राइस करंट ईयर में 10% से ज्यादा हो गए। गुड, अब मैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट पे आ जाता हूं। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, स्टेप 4, स्टेप 4 की बजाय स्टेप डी। अब हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट पे आ गए। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट 1/4/2014 से स्टार्ट हो रहा है। 30 जून 2014 को डेट ऑफ फायर एट 10th अगस्त है, 10th अगस्त, करेक्ट। आइए जी, अब बेटे ओपनिंग स्टॉक, लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो तो करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा 6 लाख। फिर करंट ईयर की परचेजेस आपको गिवन ही है 16,36,400, ये भी आपने लिख दी। करंट ईयर की सेल्स भी आपको गिवन है, करंट ईयर की सेल्स है आपकी 20 लाख की। करंट ईयर में कोई वेजेस का खर्चा नहीं है। अब करंट ईयर में आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हो, तो करंट ईयर में आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा? सेल्स है आपकी 20 लाख की और 20 लाख का 18.18%, 18.18%, ये हमने निकाला था ना रिवाइज ग्रॉस प्रॉफिट रेट। 20 lakhs into 18.18%, 3,63,600, 3,63,600 plus 1636,400 plus 6 lakhs minus 20 lakhs, तो 6 लाख का ही आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया डेट ऑफ फायर के दिन। उसके बाद अब आप लॉस ऑफ स्टॉक कंप्यूट करेंगे। लॉस ऑफ स्टॉक कंप्यूट करने के लिए क्लोजिंग स्टॉक एज पर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट को आप देखेंगे। सैल्वेज स्टॉक 1,37,000, 4,63,000। इस क्वेश्चन में आप सिर्फ यहीं तक कंप्यूट कर सकते हैं क्योंकि बेटे क्वेश्चन में आपको ना पॉलिसी का अमाउंट गिवन नहीं है, तो इसलिए आप सिर्फ यहीं तक कंप्यूट करेंगे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? ठीक है, फिर नेक्स्ट सेशन में हम आपसे मिलते हैं और कुछ और चर्चा इस क्वेश्चन की करेंगे।